गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बेसिस एंड डायमेंशंस का चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने अपनी 2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब देखिए आज के वीडियो का टॉपिक है बेसिस। देखिए बेसिस जो है लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिस को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए इसके सबसे ज़्यादा चांसेस बेसिस की थ्योरम्स में से होता है, बेसिस के क्वेश्चन या बेसिस की थ्योरम्स, ठीक है। तो सबसे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और इस बुक का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिस। तो देखते हैं बेसिस है क्या। देखिए अभी तक हमने एक्सरसाइज 1 और 2 के अंदर कौन से टॉपिक्स देखे हैं। देखिए हमने स्पैनिंग सेट लीनियर स्पैन के बारे में देखा था और फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि जैसे ही हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कुछ बेसिक डिस्कशन की थी अबाउट द टॉपिक ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर इंडिपेंडेंस और हमें यूज़ करना है लीनियर स्पैन का या फिर स्पैन का, जो हमने स्पैन का वहाँ मतलब समझा था उसे यूज़ करते हैं। देखिए एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके पास डेफिनेशन है, ठीक है। इस डेफिनेशन को हम 2 मिनट बाद देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए एक S मान लीजिए मेरे पास सेट है जिसके अंदर मेंबर्स हैं V1 V2 अप टू Vn, ठीक है। मेरे पास सेट के अंदर मेंबर्स हैं V1 V2 अप टू Vn। अगर ये सारे जो इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं V1 V2 अप टू Vn जो S के वेक्टर्स हैं, अगर ये Li हों, अगर ये सारे मेंबर्स Li हों और ये स्पैन करें V को। देखिए अब क्योंकि आप काफ़ी आगे के डिस्कशन कर रहे हैं, आप मैं समझूंगी आप बेसिक वीडियोस प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं, तो Li बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्पैनिंग। बाकी मैं अगर आपको समराइज फॉर्म में बताऊं तो देखिए मतलब क्या है Li का, अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रख दें, इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0, तो सभी जो स्केलर्स मैंने यूज़ किए हैं वो सभी 0 आएंगे। स्पैनिंग का मतलब क्या है, हर V का वेक्टर इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, ठीक है। तो यानी कि अगर एक S जिसके अंदर वेक्टर्स हैं V1 V2 अप टू Vn, अगर ये Li भी हो और V को स्पैन भी करते हो तो हम इसे क्या बोलेंगे, बेसिस। अभी एक 2 थ्योरम्स के बाद आपके पास एक थ्योरम भी आएगी जिसमें आप ये भी शो कर देंगे कि ये मैक्सिमल Li सेट ही होता है, ठीक है, और ये मिनिमल स्पैनिंग सेट। मैक्सिमल Li सेट यानी कि जिसे आप बेसिस बोलते हैं ना, उससे बड़ा कोई Li सेट हो ही नहीं सकता। उससे बड़ा कोई Li सेट उस वेक्टर स्पेस के अंदर नहीं हो सकता जो स्पैन भी करे और Li भी हो, ठीक है। तो ये Li सेट जो है हमारे पास ये मैक्सिमम होता है और स्पैनिंग सेट जो है मिनिमम, यानी कि सबसे छोटा हम जनरेटिंग सेट लेते हैं, एक्स्ट्रा मेंबर्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अभी आपको और क्लियर होएगा। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। देखिए डेफिनेशन के अंदर क्या बोल रखा है, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस अ सबसेट S फ्रॉम V1 V2 अप टू Vn ऑफ V इज सेड टू बी अ बेसिस। इसे बेसिस कब कहेंगे, जब इसके अंदर के जो वेक्टर्स हों वो Li हों और जब ये V को स्पैन करें, ठीक है। तो डेफिनेशन में भी यही है और मैंने आपको बताया भी यही, ठीक है। तो ये तो हमने देखी बेसिस की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि किस तरह से बेसिस है और किस टाइप से। देखिए मैं आपको एक बेसिस का एग्जांपल देती हूँ। देखिए मेरे पास कोई XY बिलोंग कर रहा है R2 में, ठीक है, क्योंकि मैंने डबलेट टाइप का लिया XY तो R2 में ही जाएगा, ठीक है। और मुझे मैंने कह दिया कि S जो मेरे पास सेट है इसके अंदर मेंबर्स हैं 1 0 और 0 1, ठीक है। क्या हर XY बिलोंग टू R2 को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं। XY इज इक्वल टू X इंटू 1 0 प्लस Y इंटू 0 1, ठीक है। यानी कि देखिए आपके पास XY की कोई भी वैल्यू आप इस तरीके से उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, और यहाँ पर देखिए ये 1 0 0 1 1 0 0 1 Li भी है। कैसे आपने चेक किया, देखिए
लीनियर स्पैन तो है, मतलब स्पैन तो कर रहे हैं हर V का मेंबर। V क्या था आपके पास R2, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, तो सेकंड प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई। फर्स्ट चेक करते हैं Li वाली। Li में क्या था, आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि A इंटू 1 0 प्लस B इंटू 0 1, अगर 0 के इक्वल रखें तो ये दोनों स्केलर्स आएंगे 0। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से A यहाँ से 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट यहाँ से B यहाँ से 0 यहाँ से B इज इक्वल टू, राइट साइड में भी देखिए 0 वेक्टर और वेक्टर के अंदर मेंबर्स किस टाइप के R2, तो मैंने इसे डबलेट की फॉर्म में लिख दिया। कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कंपेयर कीजिए तो A इक्वल टू 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट को कंपेयर कीजिए तो B इज इक्वल टू 0। आपके पास A भी 0 B भी 0, यही दो स्केलर्स आपने यूज़ किए थे, यही दोनों ही आपके पास क्या आ गए 0। सो आप क्या कह सकते हो, Li है, और यहाँ से आप कह सकते हो स्पैन। अब देखिए इस तरीके के जो मेंबर्स होते हैं, इस तरीके के जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस। इन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। देखिए R2 के लिए ये और R3 के लिए क्या बन जाएंगे, 1 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0, यानी कि सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट 1 बाकी 0, सेकंड पे सेकंड 1 बाकी 0, थर्ड पे थर्ड 1 बाकी 0, ठीक है। सिमिलरली अगर हम R4 के अंदर देखें तो पहला 1 बाकी 0, अगले के अंदर सेकंड 1 बाकी 0, थर्ड के अंदर थर्ड 1 बाकी 0, फोर्थ के अंदर लास्ट 1 बाकी के 0, ठीक है। इस तरीके से अगर हम जनरलाइज करें तो आप n वेक्टर्स के लिए भी निकाल सकते हो। और कॉमनली देखिए हम नाम क्या देते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट 1 बाकी 0 उसको E1, जिसके अंदर सेकेंड 1 उसको E2। अब इसके अंदर आगे है ही नहीं। ऐसे ही R3 के अंदर फर्स्ट 1 वाले को आप नाम देंगे E1, सेकेंड 1 वाले को आप नाम देंगे E2, थर्ड 1 वाले को E3। ऐसे ही R4 के अंदर फर्स्ट वाले को E1, सेकेंड वाले को E2, थर्ड वाले को E3, फोर्थ वाले को E4। और देखिए ये जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं ना, या फिर इस टाइप के अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बेसिस आ जाए, या नॉर्मली भी जब बेसिस नहीं दिया होगा और हमें बेसिस का यूज़ होगा, तो एज्यूम जब भी हम करते हैं तो स्टैंडर्ड बेसिस करते हैं। और स्टैंडर्ड बेसिस होते क्या है, इन्हीं बेसिस को हम स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। इनके दो नाम हैं, या तो स्टैंडर्ड बेसिस या नेचुरल बेसिस, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली पहचान जाएंगे इस तरह के जो बेसिस होते हैं उन्हें आप कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस या फिर नेचुरल बेसिस, ठीक है। अब देखिए एक बार हम जनरलाइज करके Rn के लिए निकालते हैं स्टैंडर्ड बेसिस क्या निकलेगा। देखिए Rn के लिए, देखिए जब हम Rn की डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या निकलेंगे। सबसे पहले देखिए E1 आपके पास क्या निकलेगा, पहला 1 बाकी 0, ठीक है। E2 दूसरा 1 बाकी 0, E3 तीसरा 1 बाकी 0 और E4 फोर्थ नंबर पे 1 और बाकी के 0, ठीक है। सिमिलरली En क्या निकलेगा, nth नंबर पे 1, और हम बात भी किसकी कर रहे हैं, Rn की, यानी कि लास्ट नंबर पे 1, ठीक है। इस तरीके से यानी कि इस तरह के वेक्टर्स जिस S में होंगे हम उसे कहेंगे स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस ये आप आगे जाके देखेंगे जो बेसिस के क्वेश्चंस होंगे सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड बेसिस का ही यूज़ रहता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बेसिस के अंदर जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो हमेशा यूनिक होंगे। बेसिस के नंबर ऑफ वेक्टर्स यूनिक होंगे, नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। बेसिस के नंबर ऑफ वेक्टर्स हमेशा यूनिक होंगे, लेकिन बेसिस यूनिक नहीं होगा, यानी कि वो वेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। वो वेक्टर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ वेक्टर्स यूनिक होंगे। यानी कि अगर आपने कहा कि इस सेट के लिए 4S के अंदर जब 4 मेंबर्स हो वही बेसिस बन रहा है, तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था, वो मैक्सिमल Li सेट होता है और मिनिमल जनरेटिंग सेट होता है, तो ऑब्वियसली मेंबर्स जो है इक्वल ही आएंगे। तो देखिए आप नोट करेंगे आगे आगे, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना आपको ये बातें और क्लियर होंगी
कि बेसिस के अंदर नंबर ऑफ वेक्टर्स यूनिक होते हैं बट वेक्टर्स आर नॉट यूनिक, वेक्टर्स यूनिक नहीं होंगे, ठीक है, वेक्टर्स यूनिक नहीं होंगे बट नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे पास यूनिक होंगे। देखिए बेसिस जो है वेक्टर स्पेस का, आपने कहा बेसिस तब बनता है जब Li हो, क्योंकि बेसिस के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती है। किसी भी सेट S को आप बेसिस कब कहेंगे, जब वो Li भी हो और स्पैन भी करता हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरी बेसिस इज Li, क्योंकि वो Li होगा, उसने वो कंडीशन सेटिस्फाई की जो हम चेक कर रहे थे, तभी तो वो बेसिस बना। यानी कि जो भी बेसिस है वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, एक Li और एक स्पैन। तो एवरी बेसिस इज Li, लेकिन क्या एवरी Li बेसिस होगा? नो, एवरी Li डज नॉट इम्प्लाइज दैट इट इज बेसिस, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही इजी से टॉपिक है इसके बाद, जो कि बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए मैंने दो तरह के S लिए, एक मैंने लिया S और एक मैंने लिया S डैश। S के अंदर देखिए मेरे पास मेंबर्स हैं 1 0 0, 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। S डैश के अंदर भी मेरे पास यही मेंबर्स है, मैंने एक बार इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, डेट इज़ 0 1 0, 0 0 1 एंड 1 0 0। मैंने क्या किया, मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। देखिए ऑर्डर चेंज करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? ऑर्डर चेंज करने से आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला, बस आप डिफरेंस देखिए क्या आएगा। यानी कि देखिए अगर मुझे एक 2 3 4 या फिर 2 3 2 कुछ भी आप वेक्टर यहाँ लेट कर सकते हैं, मुझे इनको एक बार S के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर रही हूँ और एक बार S डैश, ताकि मुझे स्केलर्स मिल जाए। देखिए जब मैं 2 3 2 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करूँगी S के, S का पहला वेक्टर क्या है 1 0 0, सेकेंड इज 0 1 0 एंड थर्ड इज 0 0 1, ठीक है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो सिर्फ यहीं पे है, बाकी सब में ज़ीरो है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आ गया, डेट इज़ 2। 3 लाने के लिए आपको मिडल में जहाँ पर नॉन ज़ीरो है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 लाने के लिए लास्ट में। अब देखिए आप इनको कंबाइन करके चेक भी कर सकते हैं। 2 × 1 2 प्लस 0 डेट इज़ 2, 2 × 0 0, 3 0 डेट इज़ 3, 0 0 2 डेट इज़ 2, ठीक है। एक बार तो आपने इनके कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया, तो आपके पास स्केलर्स कौन कौन से आ गए 2 3 और 2, ठीक है। अब एक बार देखिए मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर रही हूँ। आप कहेंगे देखिए वेक्टर्स तो सेम ही है, 0 1 0 भी यहाँ पे था, 0 0 1 भी यहाँ पर था और 1 0 0 भी यहाँ पर था। देखिए डिफरेंस क्या आएगा, यही 2 3 2 मेरे पास वेक्टर है, मुझे एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले देखिए 0 1 0 है, उसके बाद 0 0 1 है, ऑर्डर में ही लिखते हैं हम इसे, ठीक है। देखिए इसके अंदर मेरे पास मिडल टर्म नॉन ज़ीरो है, यहाँ पे नॉन ज़ीरो टर्म, यहाँ पे देखिए 3 लाना है मुझे मिडल में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। लास्ट टर्म नॉन ज़ीरो, लास्ट टर्म नॉन ज़ीरो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने देखना है अगर यहाँ पे मेरे पास 2 होता मान लीजिए तो मैं ये 1 से मल्टीप्लाई करती, लेकिन मैंने लिए स्टैंडर्ड बेसिस है तो हर जगह 1 ही आएगा और कहीं रिपीटेड भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्या है 2, यहाँ पर अगर मेरे पास 3 होता तो बनाना क्या है मुझे 2, तो मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर देती, ठीक है, ताकि कैंसिल आउट होकर 2 आ जाए। अब देखिए इस बार मेरे पास स्केलर्स क्या आ गए 3 2 2, 3 2 2 और ऊपर क्या आए थे 2 3 2, तो क्या ये सेम है? नहीं। तो देखिए वो बेसिस वेक्टर स्पेस का जिस ऑर्डर के अंदर लिखा जाए ना, ये हम ऑर्डर्ड बेसिस बन जाता है। देखिए कैसे ऑर्डर्ड बेसिस के एक बार थोड़ा सा और हम उसे फॉर्मली समझते हैं। यहाँ से एग्जांपल से मैंने आपको क्या दिखाया, अगर हम बेसिस के मेंबर सेम रखें बट उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो एलिमेंट्स जो स्केलर्स आएंगे वो भी अलग आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर्ड बेसिस का कंसेप्ट यहीं से आता है कि किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस को ऑर्डर्ड बेसिस कहेंगे अगर उसके वेक्टर्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर होंगे,
ठीक है। यानी कि जब हम किसी को क्लियर करना है हमें कि 2, 3, 2 क्या है, हम कहेंगे 2, 3, 2 वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं रिलेटिव टू द बेसिस s। 2, 3, 2 वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं रिलेटिव टू द बेसिस s, और 3, 2, 2 कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर हैं रिलेटिव टू द बेसिस s डैश। तो कभी भी हमें किसी को स्पेसिफाई करना हो, यानी कि जब क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ आ जाए, और काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अगर आपके पास ऑर्डर्ड बेसिस से रिलेटेड कुछ है तो आप देखिए क्या कहेंगे। वैसे भी 2, 3, 2 आपके कोऑर्डिनेट्स कब निकले थे, जब हमारे पास बेसिस s था। तो 2, 3, 2 आर द कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू द बेसिस s, 3, 2, 2 आर द बेसिस रिलेटिव टू द 3, 2, 2 आर द कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू द बेसिस s डैश। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा टॉपिक था। फिर भी देखिए आप एक बार ऑर्डर्ड बेसिस और कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस दोनों ही कंसेप्ट की डेफिनेशन को देख लीजिए। A basis of a vector space is said to be an ordered basis if its vectors are written in a specific order। यानी कि वेक्टर स्पेस के बेसिस को हम ऑर्डर्ड बेसिस कब कहेंगे, जब उसके वेक्टर्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर लिखे जाएं। ठीक है, अब देखिए कोई भी दो ऑर्डर्ड बेसिस, मान लीजिए मैंने एक ऑर्डर्ड बेसिस लिया S, जिसके अंदर मेरे पास वेक्टर हैं v1, v2 अप टू vn, और एक मैंने लिया S डैश जिसके अंदर वेक्टर्स हैं w1, w2 अप टू wn। इन दोनों ऑर्डर्ड बेसिस को हम इक्वल कब कहेंगे? इक्वल हम तब कहेंगे जब हमारे पास हर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हर कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर इक्वल हो। यानी कि v1 अगर w1 के इक्वल आ जाए, v2 अगर हमारे पास w2 के इक्वल आ जाए, और vn हमारे पास wn के इक्वल आ जाए। ठीक है, v1 हमारे पास w1 के इक्वल आ जाए, v2 हमारे पास w2 के इक्वल आ जाए, और vn wn के इक्वल आ जाए। ठीक है, तभी हम कहेंगे ऑर्डर्ड बेसिस है। और बेसिस हमेशा जो भी बेसिस दिया होगा वो अपने आप में एक ऑर्डर्ड बेसिस है, यानी कि जो भी हम स्केलर्स निकालेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही होंगे। ठीक है, तो अगर आप ऑर्डर चेंज, उस बेसिस का ऑर्डर चेंज कर देंगे, तब वो जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उस बेसिस के रिलेटिव वो रेलेवेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने ऑर्डर ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब नए स्केलर्स आएंगे। ठीक है, तो आपके पास देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस, जो मैंने एक टर्म का यूज़ किया था वो क्या था। देखिए मैं क्या कहती हूँ, देखिए ये जो हमारे पास दो ऑर्डर्ड बेसिस हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं अभी फ़िलहाल S की बात कर रही हूँ। S हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड बेसिस, यानी कि फॉर ऑल v बिलोंग टू v, मैं हर v को जो कि वेक्टर स्पेस के अंदर बिलोंग करता है इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, डेट इज़ a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn। मैंने इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख दिया, किसको? v को। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो सेट आएगा, यानी कि ये जो नंबर्स हैं, ऑब्वियसली ये जो a1 a2 अप टू an है, ये कोई स्केलर्स हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस s। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, क्योंकि ये क्या आते हैं? उनके कोऑर्डिनेट्स, उनके कोफिशिएंट जो हैं, जो कि स्केलर्स हमने यूज़ किए, उन्हें हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस। एक और नाम भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं, बी कोऑर्डिनेट, सॉरी एस कोऑर्डिनेट ऑफ वी, एस कोऑर्डिनेट ऑफ वी। ठीक है, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं a1 a2 अप टू an, ये रिलेटिव टू द बेसिस ऐसा, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? एस कोऑर्डिनेट ऑफ स्मॉल v। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? एस कोऑर्डिनेट ऑफ n टप्पल ऑफ, क्योंकि n मेंबर्स हैं तो n टप्पल ऑफ v। इतने देखिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये वाला, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका आगे। तो आपको सिर्फ जो नाम याद रखना है, वो मेन जो आपके पास नाम है वो ये है, कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस। ठीक है, एक ही नाम आप याद रखेंगे, बाकी बुक के अंदर 3 या 4 नाम और भी हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है अब हम वो देखते हैं। देखिए अब हमारे पास एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट क्या है?
इफ़ S इज इक्वल टू V1 V2 अप टू Vn, यानी कि आपके पास ये जो सेट है S, इसके अंदर वेक्टर्स हैं V1 V2 अप टू Vn एज अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, ये एक बेसिस है, देन एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 अप टू Vn। ठीक है, आपको उसने कहा है, देखिए इट कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S, क्योंकि जब आपने बेसिस के बारे में पढ़ा था तो आपने सेकंड प्रॉपर्टी ही क्या देखी थी, फर्स्ट Li और सेकंड इट स्पैन्स V। स्पैन्स V का मतलब क्या है, एवरी वेक्टर ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। अब आप कह रहे हैं कि यूनिकली एक्सप्रेस हो, यानी कि सिर्फ एक ही वे के अंदर हम एक्सप्रेस कर सकें। तो इस चीज़ को देखिए कैसे हमें शो करके दिखाना है। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर MDU एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिखाना है कि ये जो स्पैनिंग है ये यूनिक वे के अंदर है, यानी कि यूनिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने ये जो वेक्टर है ये क्या लिया हुआ है, बेसिस। सो ये जो S है V1 V2 अप टू Vn, जिसके अंदर मेंबर्स हैं इस बेसिस ऑफ VF। ठीक है, ये बेसिस है वेक्टर स्पेस का। ठीक है, और मुझे क्या करना है, देखिए क्योंकि ये बेसिस है, मुझे पता है ये इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मुझे यूज़ करना है स्पैनिंग वाली का, क्योंकि इसके अंदर देखिए Li का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। जब इसके अंदर Li की मेरे पास कहीं बात ही नहीं की हुई तो मैं Li का क्यों यूज़ करूँ, तो मैं कर रही हूँ स्पैनिंग का यूज़। यानी कि इसके अंदर से मैं अगर कोई वेक्टर लूँ फॉर V बिलोंग टू कैपिटल V, कोई वेक्टर लिया तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर एक्सप्रेस होगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर एक्सप्रेस होगा। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को यूनिक दिखाना है, यूनिक दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक और तरीके से उसको एक्सप्रेस कर दूँगी। इफ़ पॉसिबल लेट V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर पॉसिबल है तो मैंने मान लिया कि V को हम एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डैट इज़ V इक्वल टू B1 V1 प्लस B2 V2 अप टू Bn Vn। ठीक है, अब यूनिक दिखाने के लिए यूनिक आप कब शो कर सकते हैं, जब V1 का कोफिशिएंट और V1 का यहाँ पे कोफिशिएंट सेम आ जाए। यानी कि अगर आपने इस थ्योरम के अंदर ये प्रूव करके दिखा दिया कि A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2, An इक्वल टू Bn, तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, आपको इसको इक्वेशन 1 मानना है और इसको इक्वेशन 2। चलिए एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, V माइनस V, राइट हैंड साइड क्या बन गई, A1 माइनस B1V प्लस A2 माइनस B2V अप टू An माइनस BnV एंड B1 B2। ठीक है, अब चलिए इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। V माइनस V इज इक्वल टू 0, A1 माइनस B1 V1, ये राइट हैंड साइड तो एज इट इज़ आएगी, इसके अंदर हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना। अब अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर किया तो देखिए क्या आ गया, यहाँ से आ गया A1 माइनस B1। यहाँ पे देखिए इस ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0 इंटू V1 प्लस 0 इंटू V2 अप टू 0 इंटू Vn। आपको इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने, क्या आ जाएगा, फर्स्ट A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 0, डेट इज A1 इज इक्वल टू B1। ठीक है, A1 इज इक्वल टू B1। ठीक है, इसके बाद देखिए आप यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 रखा हमने अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 इक्वल टू B2। इसी तरीके से हम An इक्वल टू Bn दिखा देंगे। ठीक है, यानी कि आपने क्या दिखा दिया कि हर वेक्टर, इस वेक्टर स्पेस का हर मेंबर V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 अप टू Vn।
यानी कि आप हर वी का मेंबर यूनिकली ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने दो तरीक़ों से उसको एक्सप्रेस करके चेक किया कि क्या मैं उनको दो मेथड से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, यानी कि अलग स्केलर्स लेके भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो कंक्लूज़न मेरे पास क्या निकला था कि सारे वो जो कोफिशिएंट्स थे, कोऑर्डिनेट्स थे, वो इक्वल ही आए थे। सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे पास इक्वल ही आए थे। ठीक है, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन क्या है, यूनिक। ठीक है, अब देखिए कन्वर्स पार्ट के अंदर क्या है। कन्वर्स पार्ट के अंदर क्या मुझे प्रूव करना है, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट में आपके पास क्या था, लेट इफ एस बी अ बेसिस ऑफ वी एफ देन एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। इतना आपने प्रूव कर दिया। अब आपको कन्वर्स पार्ट प्रूव करके दिखाना है। देखिए कन्वर्स पार्ट के अंदर आपको लेकर चलना है कि डेट in these vectors we can uniquely express any vector of v belong to v। so मैंने यही लिया इसके अंदर, let each element of v can be uniquely expressed as linear combination of these vectors। अब मैंने क्या दिखाना है, देखिए दिखाना नहीं, देखिए अब आपके पास आपने ये तो कह दिया कि हर वेक्टर को जो कि v के अंदर है उनको इन वेक्टर्स में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने कोई वेक्टर लिया 0, 0 बिलोंग कहाँ किया, v के अंदर। आपको पता है v के अंदर 0 हमेशा आएगा। ठीक है, इस 0 को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा है कि हर एलिमेंट ऑफ v कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, तो 0 भी कहाँ का मेंबर है, v का, तो इसको भी तो हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, फॉर ऑल ए आई बिलोंग टू एफ, ये सारे ए आई क्या है, स्केलर्स जो कि फील्ड में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और आपको मैंने एक और बात बता रखी है कि हर 0 को, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताई थी मैंने आपको इस चैप्टर के, कि 0 को हमेशा हम इस तरीके से तो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सभी स्केलर्स को आप 0 ले लीजिए। ऑब्वियसली जब सभी स्केलर्स मेरे पास 0 होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब मैंने अभी जस्ट क्या प्रूव किया है कि यूनिक, ये एक्सप्रेशन हमारे पास यूनिक होता है, यानी कि एक वेक्टर को हम अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस नहीं कर सकते बेसिस के अंदर। तो ये जो है एक्सप्रेशन ये यूनिक आएगा। अगर ये एक्सप्रेशन यूनिक आएगा तो इसका मतलब कंपेयर करने से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से a1 0, यहाँ से a2 0 और यहाँ से an 0। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, यूनिक। तो a1 0, a2 0 अप टू an 0। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक कंक्लूजन के तौर पर लिखूँ, मेरे पास सारे ही स्केलर्स क्या आ गए, 0। अगर किसी लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखने पे मेरे पास सारे के सारे स्केलर 0 आ जाए तो मैं कह सकती हूँ कि v1 v2 अप टू vn क्या है, li। ऑब्वियसली देखिए हमने लिया क्या था कि ये स्पैन कर रहा है, और प्रूफ क्या कर दिया कि li है, स्पैन भी है और li भी है। स्पैन प्लस li मिलकर क्या बन जाते हैं, बेसिस। स्पैन प्लस li मिलकर क्या बन जाते हैं, बेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस थ्योरम को प्रूव करके दिखाना था। इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इसे बहुत अच्छे से करना है, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना है ताकि एक एक कंसेप्ट आपका माइंड के अंदर बैठ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिस से रिलेटेड इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर इन वीडियोस के अंदर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।